हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सक्षम वाजपेयी एंड आज मैं आपके सामने आ गया हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट नंबर 4 लेकर। तो इस पार्ट में ये पार्ट होने वाला है लास्ट सेकेंड पार्ट, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पार्ट में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे एंड हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या क्या कवर कर लिया है मैं आपको वो बता देता हूँ। सो इंट्रोडक्शन कवर कर लिया हमने, वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत, नॉन कॉपरेशन कवर्ड, डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज हम ये कवर कर लेंगे एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सो यू वोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग द 9th and 10th स्टडी मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं स्वराज पार्टी से। सो ये थोड़ा एनसीएम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एनसीएम का रह गया था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का थोड़ा बहुत रह गया था, तो वही बता देता हूँ कि स्वराज पार्टी थी। Many political leaders suggested the idea of fighting British from the Legislative Council. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party in 1922. Leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for a more radical agitation. इसका मतलब क्या है कि दो लीडर्स थे, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने एक स्वराज पार्टी फॉर्म की थी 1922 में। और ये बहुत अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें आपको ये बताना है कि किन दो लोगों ने स्वराज पार्टी फॉर्म की थी या कब स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे क्यों की थी, टू पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन। आगे चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम स्टार्ट नहीं करते हैं, हम पढ़ते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो वो देखते हैं क्या है। रीजंस दैट व्हाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड। सबसे पहले साइमन कमीशन की वजह से स्टार्ट हुआ था। साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया था। ये क्या कहता था कि हम आपको हम आज़ादी दे देंगे, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा ये हम बताएंगे, और हमारे मेंबर्स होंगे, इसमें एक भी इंडियन नहीं होगा। और इन्होंने एक ऐसा एक कमीशन बनाया था जिसमें कोई इंडियन नहीं था। सोचो, जब इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो एक इंडियन तो लो कम से कम, दिखाने के लिए तो लो। जैसे अगर मैं आपको एक रिलेटेबल एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपकी मम्मी बोल रही हैं या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स बोल रहे हैं कि हम आपके लिए, मतलब बच्चों के लिए एक नया रूम बनवा रहे हैं, तो वो रूम बनवा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आपसे भी सजेशन लिया जाएगा ना। तो बस, और अगर नहीं लिया जा रहा तो आप भी ऐसे गो साइमन गो बैक किनारे लगाना शुरू कर दो, गो मम्मा गो। नहीं, प्लीज़ डू नॉट टेक इट सीरियस, इसको सीरियस मत लीजिए। लेकिन ये बताया गया है कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, दैट इज़ वाई इट वाज रिजेक्टेड बाय आवर इंडियंस। और दूसरा था सेकंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1921। 1927 में ग्रेट साइमन कमीशन और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यानी जीईडी से आप याद कर लो कब हुआ था। जीईडी हुआ था 1929 में। अब साइमन कमीशन ये देख लिया, पीपल प्रोटेस्टिंग ड्यूरिंग द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इकोनॉमिक डिप्रेशन जैसे नाजिज्म में पढ़ा था हमने क्लास 9 में कि खाने के लिए कुछ नहीं होता, प्राइसेस बढ़ जाते हैं डेली यूजेस आइटम के, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। चलिए साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन क्या है? द इंडियन मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सपोर्ट सम ड्रॉबैक्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1919। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स निकाल दिए थे। किसने? इंडियन मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इंडिया के मेंबर्स थे उन्होंने कुछ ड्रॉबैक्स दिए थे। As a result of it, Simon Commission was appointed in 1927. Oh, sorry.
As a result of it, the Simon Commission was appointed in 1927 to suggest any further reforms. ताकि कोई रिफॉर्म हो सके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक साइमन कमीशन बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा. साइमन दिस कमीशन वाज कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स एंड इट्स चेयरमैन वाज जॉन साइमन. मतलब साइमन कमीशन इसलिए नाम था ऐसा, जो चेयरमैन थे उसका नाम साइमन था. 7 मेंबर थे इस कमीशन में. इंडिया ने बॉयकॉट किया बिकॉज देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन इट. जैसे जैसे मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ इजी लैंग्वेज में लिखा है. Simon Commission. Moreover, there was no indication of Swaraj, which was the first priority of Indian, which this commission arrived in 1928. It was met in demonstration with banners. मतलब कि बैनर्स के साथ इनको बॉयकॉट किया गया था कि साइमन गो बैक के नारे लगाए थे, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. नो इंडियन. There was no Indian in no. Okay. Indian unite, ये क्या है? Uninvited guest Simon go back. ये तो इसको बोला था uninvited guest, जिसको इनवाइट नहीं किया है. ये देखिए इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन्होंने साइमन गो बैक के नारे लगाए थे. एंड यहाँ देख लीजिए ऐसा सब लिखा हुआ. अब रिबेलियन इन द कंट्री साइड हम पढ़ेंगे. हमने क्या कवर कर लिया है? हमने कवर कर लिया है CDM. हमने क्या कवर कर लिया? हमने साइमन कमीशन की कुछ बात कर ली है. अब आगे देखते हैं कि क्या चल रहा है. So peasants has to do begar work at landlord's farm without any payment. अब ब्रिटिशर्स की तो हमने देख लिया. अब इंडिया में भी बहुत झोल चल रहा था. क्या झोल चल रहा था देखते हैं. peasants had to beggar, यानी beggar मतलब काम करवाना without any payment या without any income लिखते हैं. without any payment ही लिख देते हैं. बाबा रामचंद्र एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू सेट अप औध किसान सभा. अब ये औध किसान सभा ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. बहुत 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. डिस्क्राइब द होल प्रोसेस ऑफ दिस. बाबा रामचंद्र का क्या रोल था, औध किसान सभा क्यों थी, ये वो फलाना ढिमकाना. आगे देखते हैं. उन्होंने क्या बोला था कि जो बेगार का जो चल रहा है ना इस सिस्टम, इसको अबॉलिश कर दो. मैंने पीपल मिस इंटरप्टेड द आइडियाज ऑफ गांधी जी को के आइडियाज को कुछ लोगों ने मिस इंटरप्ट किया था, यानी गलत तरीके से इंटरप्ट किया था. अब ये हमने देख लिया स्वराज रिबेलियन इन कंट्री साइड के अंदर, यानी हमारी कंट्री के अंदर ही क्या चल रहा था, एक बेगार सिस्टम चल रहा था, जिसकी लड़ाई के लिए एक बाबा रामचंद्र थे, जिन्होंने एक बेगार सिस्टम चल रहा था जिसकी लड़ाई के लिए बाबा रामचंद्र ने आवाज उठाई. और इन्होंने क्या सेटअप की, औध किसान सभा. अब कोई ये नहीं पूछेगा कि कहाँ सेटअप की. औध लिखा है मतलब अवध में ही की होगी. आगे चलते हैं. स्वराज एंड प्लांटेशन. अब कुछ लोगों ने CDM यानी कि गांधी जी के जो सत्याग्रह वाले आइडिया थे उनको कुछ अलग इंटरप्ट किया. उन्होंने क्या किया, स्वराज. अब एक एक्ट चल रहा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, मतलब बहुत पुराना एक्ट चल रहा था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर फील्ड. यानी प्लांटेशन वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू मीट देयर फैमिली मेंबर्स एंड टू वेकेट द प्लेस. सो where the whole agriculture process was going on. So workers interrupted the Gandhi Raj. उन्होंने गांधी जी को देखा कि भैया गांधी जी आ रहे हैं, सब में स्वराज की भावना ला रहे हैं, सबको आज़ादी दिला रहे हैं, तो they have their own sense of understanding the सत्याग्रह in their own way. They violated the act, hence they were beaten by the police. अब क्या लिखा है यहाँ, उन्होंने बोला कि गांधी जी आए हैं, चलो अब सब ठीक होने वाला है. वो चले गए, वो वेकेट करके छोड़ गए प्लेस को पूरी. देन वो जब रेलवे स्टेशन पहुंचे तब उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया एंड दे वर बीटन. February 1922 में क्या हुआ, इन February 1922
Gandhiji withdrew his movement. He decided to train Indian before any other mass struggle. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भैया ये इंडियंस जो है इन्होंने मेरे 2 बार मूवमेंट करवाए मैंने, और ये एक्स्ट्रा हो जाते थे, मतलब ओवर करने लगते थे। इनका जो नॉन वायलेंस का तरीका था वो वायलेशन में बदल जाता था, इसीलिए उन्होंने बोला सबसे पहले कि वो ट्रेन करेंगे एंड देन वो कोई मास स्ट्रगल स्टार्ट करेंगे। आगे चलते हैं, CDM हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। द स्वराज पार्टी, many political leaders suggested the idea of fighting Britishers within the legislative council election. मतलब कि कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि भैया इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके हम उनको विद्रोह करेंगे, उनको बॉयकॉट करेंगे, और कुछ लोग कह रहे थे कि हम इलेक्शन में खड़े होके जीत के दिखाएंगे और ब्रिटिशर्स का विद्रोह करेंगे। दोनों ही आइडियाज एक तरीके से ठीक थे। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को किया, जैसे मैंने आपको बताया था, और इनके लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। एक रेडिकल एजुकेशन यानी वायलेशन, थ्रू वायलेशन मतलब मार पिटाई, दंगा। So yeah, this is all about the today's topic or today's session. We will be meeting you in the next lesson of this chapter in the next session. Lesson बोल दिया, वो हमारा लास्ट होगा। इसके बाद हम टाइमलाइन करेंगे and then we'll be totally covered with the chapter. Thank you for watching this video. Found this video a little bit helpful, like the session, share it among your friends, subscribe to the channel so you won't miss any update regarding the 9th and 10th study material.